नमस्कार प्यारे भैया बहनों, अभी आपकी क्लास प्रारंभ होने जा रही है। नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अभी तक अपन ने प्रश्नावली 1.4 तक के प्रश्न हल किए, जिनमें हमने जाना परिमेय संख्याओं के बारे में, अपरिमेय संख्याओं के बारे में, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को के रूप में लिखना, पी बटा क्यू के रूप में लिखना, और बहुत कुछ हमने पिछली प्रश्नावली तक सीखा है। आज हम प्रश्नावली 1.5 में पहला प्रश्न हल करेंगे कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। प्रश्नावली 1.3 के अंतिम प्रश्न में भी इसी प्रकार का प्रश्न था कि परिमेय और अपरिमेय को पहचानिए। तो परिमेय और अपरिमेय को उस प्रश्नावली के अंदर दशमलव प्रसार के आधार पर पहचानना था। यहां पर हमें परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बीच में कुछ निशान है, यानी दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर कौन सी संख्या मिलेगी, दो अपरिमेय संख्या है उनको जोड़ने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी, एक परिमेय और एक अपरिमेय है तो उनके जोड़ने घटाने पर जो मान आएगा वो परिमेय होगा या अपरिमेय होगा। दो परिमेय संख्याओं का गुणा करने पर, एक परिमेय एक अपरिमेय का गुणा करने पर जो मान आएगा वो परिमेय होगा या अपरिमेय। इस प्रकार के सवाल इस प्रश्न के अंदर है। तो आइए हम प्रश्न हल करते हैं। पहला प्रश्न है 2 माइनस रूट 5। 2 हमें मालूम है ये परिमेय संख्या है, और रूट 5 है वो अपरिमेय संख्या है। तो एक परिमेय और एक अपरिमेय है, तो जोड़ने या घटाने पर जो परिणाम आएगा वह परिणाम हमेशा अपरिमेय संख्या ही होगा। दो माइनस रूट 5 परिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या, यानी परिमेय और अपरिमेय का अंतर हमेशा अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। अतः ये जो 2 माइनस रूट 5 है यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ध्यान दीजिएगा, दोनों संख्याएं एक अपरिमेय है और अपरिमेय है, दोनों अलग अलग है, तो जोड़ो चाहे घटाओ हमेशा अपरिमेय प्राप्त होगा। यदि दोनों परिमेय हैं तो परिमेय आएगा, और यदि दोनों अपरिमेय संख्या है तो अपरिमेय प्राप्त होगा। लेकिन यहां पर एक परिमेय है और एक अपरिमेय है, यानी हमारा जो अंतर है वह अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। दूसरा प्रश्न है 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। तो हम सबसे पहले इस कोष्टक को खोलेंगे। 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23, तो प्लस के रूट 23 और माइनस के रूट 23 दोनों समान है लेकिन चिन्ह अलग अलग है, तो ये दोनों ही संख्या है वो कैंसिल हो जाएगी और बच जाएगा 3। और हमें मालूम है 3 कैसी संख्या है, 3 एक परिमेय संख्या है। अतः ये जो पूरा प्रश्न था ये क्या है, परिमेय संख्या। प्रश्न संख्या 3, 2 रूट 7 बट्टे 7 रूट 7। देखिए 2 रूट 7 बट्टे 7 रूट 7, इसको अपन 2 गुणा रूट 7 और 7 गुणा रूट 7 के रूप में भी लिख सकते हैं। अब देखो ऊपर और नीचे दोनों संख्याएं समान हैं, तो हम इन संख्याओं को काट सकते हैं। रूट 7 से रूट 7
आपका कैंसिल हो जाएगा, बच गया 2/7। और 2/7 आपको मालूम है ये किस रूप में है? P/Q के रूप में है। P/Q के रूप में होने का मतलब है यह कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या है। अगला प्रश्न है 1/√2, यानी परिमेय बट्टा अपरिमेय। परिमेय बट्टा अपरिमेय, परिमेय में अपरिमेय का भाग देना या अपरिमेय में परिमेय का भाग देना, दोनों में से कोई भी एक परिमेय संख्या है तो हमारा जो परिणाम आएगा वह हमेशा अपरिमेय होगा। अतः 1/√2 जो है वह कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। 2 पाई, 2 × पाई। अब 2 तो है हमारे परिमेय और पाई को हम जानते हैं ये अपरिमेय संख्या है। तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या दोनों का गुणनफल हमेशा आपको अपरिमेय प्राप्त होता है। इसलिए ये जो 2 पाई है वह कैसी संख्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। तो इस प्रकार से हमें कोई भी दो संख्या 2, 3, 4 कोई भी संख्या निशान देकर प्लस माइनस गुणा भाग के रूप में दी हुई है तो हम उन्हें हल करके बता सकते हैं कि वह परिमेय है या अपरिमेय है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। निम्न व्यंजकों को सरल कीजिए। पहला प्रश्न है 3 + √3 और दूसरा है 2 + √2। इन व्यंजकों को सरल करना है तो हमने पिछली कक्षा में इनको हल करना सीखा है। इसके अंदर हम क्या करेंगे? पहला जो व्यंजक है इसके प्रत्येक पद को इस दूसरे व्यंजक से गुणा कराएंगे। जैसे 3 × 2 + √2 और फिर प्लस √3 है, इसका गुणा भी दूसरे व्यंजक 2 + √2 से कराएंगे। 3 का गुणा 2 से किया, 3 दूनी 6 और 3 का गुणा √2 से होगा तो आ जाएगा 3√2 प्लस √3 का गुणा 2 से करेंगे तो आ जाएगा 2√3 और √3 का गुणा √2 से करेंगे आएगा √6। 3 दूनी 6। एक बार पुनः देख लेंगे। 3 का गुणा 2 से 3 दूनी 6 और 3 का गुणा √2 से 3√2। √3 का गुणा 2 से किया हो गया 2√3 और √3 का गुणा √2 से यानी 3 दूनी 6, रूट के 6 आ गए। अब ये √2 है √3 तो ये आपस में जुड़ेंगे नहीं।
दोनों यदि रूट के अंदर संख्या समान होती तो हम इनको जोड़ सकते थे, लेकिन ये यहां पर जुड़ेंगे नहीं, तो यही हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न, 3 प्लस √3, 3 माइनस √3। कक्षा 8वीं और 9वीं दोनों कक्षाओं में हमने सीखा, कुछ सरसमीकाएं सीखी। उसमें से एक सरसमीकाएं थी कि a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर देखिए, a के स्थान पर 3 है और b के स्थान पर √3 है। a प्लस बी, a माइनस बी, तो हमें इसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिखना है। तो a के स्थान पर संख्या आ जाएगी आपके 3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह आपके आ जाएगा √3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस √3 स्क्वायर। अब √3 का स्क्वायर करेंगे तो √9 होता है और 9 का वापस रूट निकालते हैं तो 3 आता है। तो आपको ये याद रखना है कि रूट में जब संख्या है उसका स्क्वायर करते हैं तो रूट हटा दो और वही संख्या वापस आ जाएगी। 9 माइनस 3 आ जाएगा 6। नेक्स्ट प्रश्न है, √5 प्लस √2 का स्क्वायर। ये भी एक सरसमीका है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहां पर a बराबर क्या है आपके √5 और b के स्थान पर क्या है √2। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में हमारा प्रश्न है, तो हमें खोलकर इस रूप में बताना है। तो हमारा मान आ जाएगा a स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर प्लस 2ab, a के स्थान पर √5 और b के स्थान पर √2 प्लस बी स्क्वायर, b के स्थान पर आ जाएगा √2 का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर करेंगे तो अभी हमने बताया कि किसी भी संख्या का स्क्वायर करते तो स्क्वायर हटा दो, बाकी संख्या वही रहेगी। तो यह आ जाएगा 5 प्लस 2 √5 दूनी 10 प्लस √2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 2, यानी 5 और 2 जुड़ जाएंगे, हो जाएगा 7 प्लस 2 √10। यह आपका आंसर आ जाएगा। यानी सरसमीका आपको ध्यान है तो आप इसे आसानी से हल कर सकते हैं। यदि सरसमीका नहीं है तो आप √5 प्लस √2 गुणा √5 प्लस √2 करके इस पहले प्रश्न के तरह गुणा करके भी हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, √5 माइनस √2 √5 प्लस √2। बिल्कुल ये दूसरे प्रश्न की तरह है। √5 माइनस √2 √5 प्लस √2 यानी a प्लस बी, a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना है, तो a के स्थान पर है √5, तो √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 5, 2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 2 और मान आ जाएगा आपका 3।
इस प्रकार से कोई भी व्यंजक दिया हुआ है, उन व्यंजकों में गुणा करना है, हम इस प्रकार से उन्हें आसानी से हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न अपन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात में परिभाषित किया जाता है। प्रश्न में यह बताया गया है कि हमें मालूम है कि वृत्त पाई है, इस पाई का जो मान है वो परिधि बट्टा व्यास, यानी परिधि और व्यास के अनुपात के रूप में होता है। परिधि को C से और व्यास को D से लिखते हैं तो हमारा पाई का मान जो है वो C/D के रूप में है। अब ये प्रश्न कह रहा है कि ये जो बात है पाई बराबर C/D, ये इस तथ्य का अंतर विरोध करता है, क्योंकि हमें मालूम है कि पाई का मान क्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये चूंकि परिधि और व्यास के अनुपात में है और हम परिधि को स्केल से, फीते से, किसी न किसी युक्ति से नापते हैं, व्यास को भी स्केल से नापते हैं, तो हमारे दिमाग में ये बात अभी तक फिट है कि ये जो संख्या है C/D ये परिमेय संख्या होगी, कि हम इनको को नापेंगे तो कोई ना कोई मान आएगा, तो C और D है वो दोनों परिमेय संख्या है, तो हमें मालूम है कि दोनों परिमेय है, तो परिमेय में परिमेय का भाग देने पर परिमेय संख्या आता है। अतः यह इस बात का अंतर विरोध करता है कि पाई अपरिमेय संख्या है, ये एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है। इस प्रश्न में यही कहा गया है कि यह तथ्य इस बात का अंतर विरोध करता प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इसको देखने से हमें यह लगता है कि पाई अपरिमेय संख्या कैसे हुई, परिमेय होनी चाहिए। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे, तो हमें यह बताना है कि यह कोई यहां पर अंतर विरोध नहीं है, पाई अपरिमेय ही है, इस बात को हमें यहां पर सिद्ध करना है। तो बच्चों क्या है कि हम परिधि और व्यास को जिस युक्ति से, जिस उपकरण से, स्केल है, फीता है, कोई ना कोई युक्ति द्वारा हम उनको नापते हैं, तो प्राप्त मान सन्निकट परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या का सन्निकट मान होता है। यानी हमने जो परिधि नापी, अब परिधि को कैसे नापते हैं, तो कि जैसे कोई ऐसे गोल जिसकी आकृति है, जैसे कुआं है, गिलास है, कटोरी है, तो उसके चारों एक धागा लेकर उसका एक घेरा बना दीजिए और फिर उस धागे को स्केल पे या फीते पे ले जाकर नाप दीजिए, तो वो जो मान आएगा वो बिल्कुल करेक्ट नहीं होता है, एकदम सही मान नहीं होता है, वह मान सन्निकट होता है, यानी लगभग मान होता है। वो हम ये नहीं कह सकते कि वो एकदम परफेक्ट मान है, वह मान लगभग होता है, सन्निकट मान यानी लगभग मान। अतः C व D में से कोई भी मान अपरिमेय संभव है। C और D दोनों में से कोई भी अपरिमेय संख्या हो सकती है, क्योंकि जो हम मान ले रहे हैं नाप के वह एकदम करेक्ट मान नहीं है, वो सन्निकट मान है, लगभग मान है, तो इनमें से कोई भी संख्या है वो अपरिमेय हो सकती है। अतः
कोई अंतर विरोध नहीं है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि कोई ये अंतर विरोध नहीं है, कोई इस बात का विरोध नहीं करता है कि पाई है वो परिमेय है। पाई वास्तव में क्या है? एक अपरिमेय संख्या ही है। अगला प्रश्न है रूट 9.3 को संख्या रेखा पर दर्शाना। रूट 9.3 को संख्या रेखा पर दर्शाना। देखिएगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, स्केल की सहायता से एक रेखाखंड ए बी 9.3 सेंटीमीटर खींचते हैं। 9.3 सेंटीमीटर एक रेखाखंड ए बी खींचते हैं और उस ए बी को फिर आगे बढ़ाते हैं। स्केल की सहायता से इसको आगे बढ़ा देंगे। मान लिया इसको एक्स तक हमने आगे बढ़ाया। ए बी को हमको नापना है। बी बिंदु ए से 9.3 सेंटीमीटर दूर है और बी से फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। अब बी से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर एक और बिंदु सी लेते हैं। बी से 1 सेंटीमीटर दूर, यानी यहां से सी की दूरी यह हमारी 1 सेंटीमीटर की होगी। ध्यान से देखिएगा क्या किया हमने। एक रेखाखंड ए बी 9.3 सेंटीमीटर नाप कर लिया, फिर इसको हमने एक्स तक आगे बढ़ाया। फिर बी से 1 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु और लिया जिसका नाम है सी। अब इस एसी का समद्वि भाजन करेंगे। एसी का क्या करना है? समद्वि भाजन। अब समद्वि भाजन कैसे करते हैं? अपने प्रकार को ए से आधे से अधिक तक खोलकर, क्योंकि सी का करना है तो सी से थोड़ा सा कम करके अब ऊपर और नीचे, फिर सी पर आकर के पुनः ऊपर और नीचे हम ऐसे चाप काटेंगे। प्रकार की सहायता से करना है। फिर इनको हम डॉट डॉट की सहायता से मिलाएंगे तो हमें एक मध्य बिंदु एम प्राप्त होगा। ए सी का मध्य बिंदु हमें प्राप्त होगा। इस मध्य बिंदु से को केंद्र मानकर यहां पर हम प्रकार का नुकीला सिरा रखते हुए ए से इस एसी का हम एक अर्धवृत्त खींचेंगे। एसी व्यास, इस एसी व्यास का हम एक अर्धवृत्त खींचेंगे एम को केंद्र मानकर। अब बी के ऊपर हम एक लंब खींचेंगे स्केल की सहायता से, बिल्कुल सीधी लाइन लंब यहां पर हम खींच लेंगे। बी के ऊपर हम एक लंब खींचेंगे। अब इस जहां पर इसने एक अर्धवृत्त को काटा है उसका नाम हम दे देते हैं डी। ये जो बीडी है इसका नाप रूट 9.3 सेंटीमीटर है। तो हम प्रकार को बी से डी तक खोलते हुए प्रकार से हुआ एक चाप है वो हम इस संख्या रेखा पर काट देते हैं। ये जो बिंदु आया ई, ये जो बिंदु ई है ये रूट 9.3 सेंटीमीटर है। ये ई बिंदु रूट 9.3 को दर्शाएगा। कब दर्शाएगा? जब ये बी है वो 0 है।
बी बिंदु क्या है 0, और 0 से बी से लेकर ई तक ये जो दूरी है बी ई, ये आपकी √9.3 सेंटीमीटर है, यानी ई बिंदु है वो आपका √9.3 है। √9.3 की जगह कोई भी संख्या दी हुई है, यही विधि यही तरीका अपनाते हुए आप उस सवाल को हल कर सकते हैं। समय समाप्त होने को है, 2 मिनट बची है। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, या चैट में लिखना चाहो तो चैट में लिखकर आपको यदि कोई समस्या है तो पूछ सकते हैं।